नमस्कार, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश में। मैं हूं अनिल राणा। बुलेटिन की शुरुआत सरकार के बड़े फैसले की खबर से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज फैलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी पूरी हो चुकी है। भारत सरकार ने आईटी नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत के आईटी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 72 घंटों के भीतर विवादास्पद सामग्री भी हटानी होगी। इसके साथ ही टेक कंपनियों को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप या दोनों सेवाओं पर नियमों और प्राइवेसी पॉलिसी का भी जिक्र करना होगा। Collective objective of a safe and trusted internet for all our Indian citizens and digital nagriks is met. Our mission is that. And so therefore this is not about making it difficult for anybody. This is not for making it difficult for selecting or targeting any company. This is really what should be a collective mission for all the stakeholders of the internet, which is to make the internet a safe, trusted, while keeping its attributes of openness intact and alive. अब रुक करते हैं बाजार और कारोबार जगत की खबरों का। सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर पाबंदी की अवधि 1 साल के लिए बढ़ा दी है। खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। चीनी को लेकर के बड़ी खबर है कि सरकार ने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने अब ये प्रतिबंध चीनी के एक्सपोर्ट पे जो लागू है उसको 31 अक्टूबर 2023 तक लागू कर दिया गया है। इसी साल सरकार ने 1 जून 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए चीनी के निर्यात पे प्रतिबंध लगाया था, ताकि घरेलू बाजार में चीनी की जो कीमतें हैं वो स्थिर रहें, काबू में रहे। लेकिन अभी जो है सरकार का ये जो कदम है, यानी कि जो निर्यात पर 1 साल का अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया गया है, ये एक एहतियातन कदम नजर आ रहा है। सरकार काफी कॉशियस मूव लेकर के चल रही है, जिसमें एक्सपोर्ट पर फिलहाल 1 साल के लिए प्रतिबंध को आगे बढ़ा दिया गया है। आंकड़ों के नजरिए से अगर आप देखें तो इस साल जो चीनी की खपत रह सकती है वो तकरीबन 27.5 मिलियन टन के आसपास रह सकती है, जबकि सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इसी साल तकरीबन 4.5 मिलियन टन जो है वो चीनी को डाइवर्ट किया जाएगा एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। और इसके अलावा जो बफर स्टॉक सरकार रखना चाहती है वो तकरीबन 6 मिलियन टन का रह सकता है। ये आंकड़े इसलिए भी काफी मजबूत नजर आ रहे हैं क्योंकि इस जो शुगर कैलेंडर ईयर है उसमें सरकार को बेहतर उत्पाद की, बेहतर प्रोडक्शन की उम्मीद नजर आ रही है, जो कि तकरीबन 38 मिलियन टन के आसपास रह सकती है। तो इसको देखते हुए सरकार ने एक कॉशियस मूव लिया है कि प्रतिबंध को 1 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि जो शुगर कंपनियां हैं वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकती हैं। उनके लिए जो कोटा है 80 लाख मैट्रिक टन का, वो बरकरार रहेगा और वो इस कोटे के तहत एक्सपोर्ट कर सकती हैं। लेकिन एक बड़ा कदम चीनी के एक्सपोर्ट को लेकर के कि बाकी खुले बाजार के तौर पे ये एक्सपोर्ट पर रोक जो है वो फिलहाल जारी रहेगी। और इससे जाहिर तौर पे जो ग्लोबल संकेत सरकार को मिल रहे हैं चीनी की कीमतों को लेकर के, उसको लेकर के सरकार ने ये एहतियातन कदम उठाया है। टाटा ग्रुप एक और उड़ान की तैयारी में है। डिफेंस से जुड़ी दिग्गज कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ देश में हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग पर बातचीत जारी है। डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सृंजय बताएं किस तरह की होगी ये डील। भारत सरकार ने पहले से ही कह रहे हैं मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ये पहला बड़ा डील ऐसे होने वाला है, लेकिन बातचीत अभी चल रहा है, अभी तक डील नहीं हो चुका है। ये है लॉकहीड मार्टिन के साथ टाटास का। ये डील ऐसा है, लॉकहीड मार्टिन का एक डिवीजन है सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर, वो बनाते हैं C-76 सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर। ये सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर भारत में बन सकता है और इसके बारे बातचीत अभी चल रहा है। गवर्नमेंट का भी पता है, ऐसे बातचीत चल रहा है। ये डील हो जाए तो भारत में सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर बनेगा और इससे बेनिफिट होगा जितने MSCB है उनका बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत सारा स्पेयर्स, बहुत सारा कंपोनेंट ये हेलीकॉप्टर्स का ये भारत में बनेगा। वो उसके बाद तो ये एक्सपोर्ट होगा और इससे भी बेनिफिट होगा भारत का। ये एक ही बड़ा कदम है, ये हो जाए तो पहला बड़ा स्टेप होगा फॉर मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड।
तो मेक इन इंडिया की दिशा में एक और बढ़ता हुआ कदम। बढ़ते आगे, अमेरिकी बाजारों में कल शानदार तेजी देखने को मिली। महंगाई में कमी के संकेत से डाउ में 800 अंकों से ज़्यादा का उछाल आया। वहीं नैस्डैक 2 दिन की गिरावट के बाद करीब 3% बढ़कर बंद हुआ। डाउ में लगातार चौथे हफ्ते तेजी देखने को मिली है। हालांकि टेक कंपनियों के खराब नतीजों का दौर अभी भी जारी है। कमजोर नतीजों के बाद अमेजन का शेयर 7% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अब 2 नवंबर को होने वाले FOMC की बैठक पर बाजार की नजरें टिकी हुई हैं। चलिए अब बात करते हैं कंपनियों के नतीजों की। मारुति सुजुकी और डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे जारी हो गए जो काफ़ी शानदार रहे हैं। और सोमवार को टाटा स्टील, L&T और भारती एयरटेल के नतीजों का भी इंतजार है। सभी कंपनियों के नतीजों को लेकर हमारी टीम हमारे साथ मौजूद है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं वामाक्षी, पूजा, आशीषा, शरद और सौमित। सबसे पहले बात करते हैं मारुति के नतीजों की। मारुति सुजुकी के दूसरी तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं। मुनाफा 4 गुना बढ़कर 2060 करोड़ रहा। और डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं वामाक्षी, मारुति के नतीजों के क्या खास हाइलाइट्स हैं? जी बिल्कुल, मारुति सुजुकी ने अपने दूसरे तिमाही के नतीजे पेश किए और अगर हम ओवरऑल नतीजों की बात करें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। आय की बात करें तो कंपनी ने जो आय रिपोर्ट की है वो अनुमान से काफ़ी मजबूत थी, मगर उनका मार्जिन प्रोफाइल पे कंपनी ने एक एस्टिमेट्स को मिस किया है। वॉल्यूम्स तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि फेस्टिव सीजन के चलते काफ़ी अच्छे होंगे और ये ऑलरेडी फैक्टर्ड इन थे, मगर क्वेश्चन था उनके रियलाइजेशंस पर और उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर। और कंपनी का खुद कहना है कि ये फ्रंट पर कंपनी का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा है। हायर रियलाइजेशंस तो थे ही, मगर ये ऑफसेट हुए हायर एड स्पेंड्स के चलते, जिसके चलते मार्जिन पर हमें दबाव दिखा। पावर और फ्यूल कॉस्ट भी बढ़े, जिसके चलते मार्जिन्स पर थोड़ा इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आया। मगर फिर भी 9.3% की मार्जिन्स एक्सपेक्ट कर रिपोर्ट की है कंपनी ने। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 9.7% की मार्जिन्स, बट नेवरदलेस अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। आइए देखते हैं स्पेसिफिक नंबर्स पर। तो अगर हम मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। 1935 करोड़ का मुनाफा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और कंपनी ने रिपोर्ट किया है 2061 करोड़ का मुनाफा। इसके अलावा रेवेन्यू फ्रंट पर भी कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। 29,558 करोड़ का हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे और अब वो हो गया है 29,931 करोड़। मगर मार्जिन्स यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 9.7%, मगर आए है वो 9.3%। सो ओवरऑल देखें मिक्स सेट ऑफ नंबर्स, रेवेन्यू अनुमान से ऊपर मगर मार्जिन में थोड़ा दबाव। तो ये थे मारुति सुजुकी के नंबर्स और इसी के चलते स्टॉक फोकस में है। Today we are on a much more optimistic situation than before. I don't have today to put before you reasons, whether it is COVID or shortage of electronic components or something which have seriously affected growth. The economy is doing pretty well, better than anywhere else. And as a result of all that, you'll have seen in the Q2 results, both of Maruti and the industry as a whole. We expect that next year, this trend will continue. The hatchback sector will still continue to show degrowth, but overall, the industry as a whole in the country will have a growth rate which, looking at all the parameters today, could be somewhere around 8% for the auto industry as a whole. डॉक्टर रेड्डीज के भी नतीजे जारी हो गए हैं। कंपनी की आय और मुनाफे में बढ़ोतरी देखी गई है, साथ ही एबिटा और मार्जिन में भी बढ़त रही। नतीजों पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ पूजा त्रिपाठी हैं। पूजा, डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों को कैसे देखा जाए? डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे अनुमान से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। अगर बिक्री को देखेंगे तो 9% की ग्रोथ हुई है, मुनाफा 12% से बढ़ा है कंपनी का। कामकाजी मुनाफे में 24% की ग्रोथ दर्ज हुई है और जो कामकाजी मुनाफा है वो 27% से बढ़कर 30.6% कंपनी ने पोस्ट किया है। सहारा मिला है ग्लोबल जेनरिक कारोबार से, जिसमें कि 18% की ग्रोथ देखी गई। वहीं जो इनका PSI सेगमेंट है, यानी कि फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट
इंग्रेडिएंट्स, वहाँ पर डिक्लाइन हुआ है 23% का। इसके अलावा ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू पर भी अगर देखेंगे ग्लोबल जेनरिक्स के, तो यूएस कारोबार जहाँ पर कि हम एक दबाव का अनुमान कर रहे थे, काफ़ी अच्छा सपोर्ट आया है, कुछ नए लॉन्चेस से सहारा मिला और 48% की ग्रोथ वहाँ पर दर्ज हुई। लेकिन इनके जो बाकी ज्योग्राफीज थे, यूरोप में मामूली 2% की बढ़त, इंडिया कारोबार में हम देखेंगे तो पिछले साल एक हाई बेस था, इसी के चलते मामूली 1% की ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली। और इमर्जिंग मार्केट्स में भी लो वॉल्यूम्स के चलते हमने देखा कि 6% का डिक्लाइन था। तो ओवरऑल अगर बात करें तो नॉर्थ अमेरिका कारोबार जहाँ से पे हम दबाव की उम्मीद कर रहे थे, वहाँ से भी प्रदर्शन अच्छा आया। तो अनुमान से बेहतर नतीजे दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज की तरफ से। और सोमवार को टाटा स्टील के नतीजे आने वाले हैं। नतीजों को लेकर क्या है अनुमान, बता रही है हमारी सहयोगी अशेषा। कमज़ोर नतीजे एक्सपेक्टेड है टाटा स्टील से इस क्वार्टर में। टाटा स्टील इंडिया और टाटा स्टील यूरोप दोनों में कमज़ोरी देखने को मिलेगी और उसी के चलते कंसोलिडेटेड नंबर्स में वीकनेस देखने को मिलेगी। याद रखिए स्टील प्राइसेस डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर थे, रॉ मटेरियल कॉस्ट में एक तेज़ी देखने को मिली और इसी के चलते बॉटम लाइन पर एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। रेवेन्यूज़ की बात करें तो अराउंड 10% का ड्रॉप देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा बॉटम लाइन पर। मार्जिन्स इस क्वार्टर में 13% पर एक्सपेक्टेड है वर्सेस 22% मार्जिन्स जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। याद रखिए सेम टाइम लास्ट ईयर कंपनी ने 27% के मार्जिन्स रिपोर्ट किए थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी नियरली 63 से 64% का ड्रॉप एक्सपेक्टेड है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। स्टील प्राइसेस में डिक्लाइन के चलते वीकनेस एक्सपेक्टेड है नतीजों में। वॉल्यूम्स की बात करें तो इंडिया वॉल्यूम्स में एक रिकवरी देखने को मिली सेकेंड हाफ ऑफ द क्वार्टर में और इसी के चलते वॉल्यूम्स में नियरली 18% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन यूरोपियन ऑपरेशंस में सीजनैलिटी के इम्पैक्ट के चलते क्वार्टर ऑन क्वार्टर नियरली 18% का डिक्लाइन देखने को मिला वॉल्यूम्स में। रियलाइजेशंस और स्प्रेड्स की बात करें तो रियलाइजेशंस 15 से 17% तक ड्रॉप हो सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और एबिटा पर टन में भी नियरली 50% का ड्रॉप देखने को मिल सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। याद रखें रॉ मटेरियल जो कोकिंग कोल और आयरन और प्राइसेस कम हुए हैं उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इम्पैक्ट इस क्वार्टर में पार्टली देखने को मिलेगा और मेजॉरिटी इम्पैक्ट रॉ मटेरियल प्राइस डिक्लाइन का अगले 2 क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट कमेंट्री और गाइडेंस की बात करें तो यूरोपियन ऑपरेशंस पर उनकी क्या राय रहेगी और ग्रीन एनर्जी में कंपनी कैसे ट्रांजिशन करती है उसके ऊपर उस कमेंट्री के ऊपर स्ट्रीट का व्यू रहेगा। बट ऑल इन ऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। रियलाइजेशंस में डिक्लाइन के चलते इस क्वार्टर नतीजे कमज़ोर रहेंगे। एलएनटी के नतीजे भी सोमवार को आने वाले हैं। नतीजे कैसे रहेंगे जानते हैं शरद से। शरद, एलएनटी के सितंबर तिमाही के नतीजे कैसे रहने का अनुमान है? जी बिल्कुल, देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एलएनटी के नतीजे आने वाले हैं मंडे को और स्टॉक जो है ऑलरेडी रिएक्ट किया है। लगभग 9% जो है अक्टूबर के महीने में स्टॉक जो है ऊपर आया है। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो प्राइस टू बुक रेशियो जो FY24 एस्टिमेट्स में जो है लगभग 3 गुना पे है। अब याद रखिएगा आंकड़ों की बात करें तो रेवेन्यू में लगभग 14% का ग्रोथ का अनुमान है और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। एबिटा आंकड़ों में भी 15% का ग्रोथ है का अनुमान है। पैट में 31% का और ऑपरेटिंग मार्जिन्स में थोड़ी स्लाइट जो है मार्जिन्स में ग्रोथ देखने मिल सकती है या थोड़ी सपाट रह सकती है, लेकिन 11% के ऊपर रहेगी। लेकिन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेगी देखने के लिए वो रहने वाली कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि इम्प्रूव कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखने मिलती है मानसून सीजन के बाद। इसके अलावा ऑर्डर इनफ्लो का अनुमान है कि लगभग 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हो सकता है। इसमें वाटर, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज और हाइड्रोकार्बन सेगमेंट्स पे जो है अच्छी तेज़ी देखने मिल सकती है। मार्जिन्स भी मार्जिनली थोड़ी इंप्रूव होगी क्योंकि कमोडिटी इन्फ्लेशन प्राइसेस जैसे एल्यूमिनियम प्राइसेस, आपके कॉपर प्राइसेस और ये सारे अन्य प्राइसेस है इनमें करेक्शन देखने मिली है। आपके जो पैट नंबर्स है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ सकती है क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है क्योंकि मेट्रो की जो प्रोजेक्ट है उनके हैदराबाद की वहाँ पे डेट रिस्ट्रक्चरिंग देखने मिल रही है। तो आप कह सकते हैं बॉटम लाइन नंबर्स पे भी इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकता है और ओवरऑल जो की मॉनिटरेबल्स रहने वाली है आगे जाते हुए वो रहने वाली है। क्या गाइडेंस रहेगी ऑर्डर एग्जीक्यूशन को लेके, इन्फ्लोज कैसे आ रही है और प्राइवेट सेक्टर में कैसे कैपेक्स पिकअप किया है और आखिर में कमोडिटी प्राइसेस का जो है इन्फ्लेशन कूल ऑफ और कितना इम्पैक्ट करने वाला है। टाटा स्टील और एलएनटी के अलावा सोमवार को भारतीय एयरटेल के नतीजे आएंगे। कैसे रहेंगे नतीजे, अनुमान बताने के लिए स्वामित जुड़ गए हैं। स्वामित, भारतीय एयरटेल के नतीजों को लेकर क्या अनुमान है?
अगर सेकंड क्वार्टर में हम देखते हैं तो भारतीय एयरटेल की म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। अगर रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ की हम बात करें तो उसी 4 to 5% के आसपास की होगी। एबिटा मार्जिन स्लाइटली एक्सपैंड करेंगे अराउंड 51% के आसपास, बट नेट प्रॉफिट में 45% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। बट जो की नंबर है जिसमें हमें नज़र रखनी होगी वो है इंडिया मोबाइल बिजनेस का परफॉर्मेंस, और वहाँ पर अगर हम देखें तो जो रेवेन्यू ग्रोथ होगी वो करीब 2% के आसपास की एक्सपेक्टेड है। एबिटा 4% से ग्रो कर सकती है और सब्सक्राइबर बेस करीब 32.93 करोड़ के आसपास आ सकता है। बट आरपू ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ 2% होने की एक्सपेक्टेशंस है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। अब अगर हम देखें तो भारतीय एयरटेल के नंबर्स में जो भी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस वो हायर सब्सक्राइबर्स और आरपू के वजह से है। मार्जिन में जो बेनिफिट आ रहा है वो लोअर स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस होने के कारण है। और बाकी बिजनेसेस की अगर हम बात करें तो उसमें ब्रॉडबैंड बिजनेस और एंटरप्राइज बिजनेस में रेवेन्यू ग्रोथ रोबस्ट आने की एक्सपेक्टेशंस है। बट जो डीटीएच बिजनेस है वहाँ पे थोड़ा सबड्यूड या वीकर सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को। अब सब्सक्राइबर एडिशंस भी अगर हम देखें तो वो मॉडेस्ट होगा ओवरऑल, बट 4G सब्सक्राइबर एडिशंस स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं भारतीय एयरटेल के लिए सेकंड क्वार्टर में। अब अफ्रीका बिजनेस की अगर हम बात करें जिन्होंने रिसेंटली नंबर्स रिपोर्ट किए थे वहाँ पे अगर हम देखें तो उनके फाइनेंशियल्स पे एक इम्पैक्ट देखने को मिला था क्योंकि करेंसी हेडविंड्स थे, और इसका एक शायद नेगेटिव इम्पैक्ट भारतीय एयरटेल पे भी सेकंड क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी भारतीय एयरटेल के नंबर्स पे, पहले तो ये है कि मैनेजमेंट कमेंट्री क्या आ रही है आरपू ग्रोथ को लेके और नॉन वायरलेस बिजनेस पे कैसा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। उसी के साथ मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन 5G रोल आउट और अब तक कैसा ट्रैक्शन रहा है 5G के लिए, ये जानना भी इंपॉर्टेंट होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स क्या है कंपनी के और अगला टैरिफ हाइक कंपनी कब ले सकती है, इन चीज़ों पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होगा भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स में। तो तमाम कंपनियों के नतीजों को लेकर ये थी हमारे सहयोगी वामाक्षी, पूजा, अशेषा, शरद और सौमित। सभी का शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में आज यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म की बैठक हुई जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी नई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं और दुनिया भर के सरकारों के लिए नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। Existing worries for governments around the world is the use of unmanned aerial systems by terrorist groups and organized criminal networks. Being a relatively low-cost option with an increasing ease of accessibility, misuse of these unmanned aerial platforms for nefarious purposes by terrorist groups, such as weapons and explosives delivery and targeted attacks, have become an imminent danger. They are therefore a challenge for security agencies worldwide. The possibilities of using weaponized drones for terrorist purposes against strategic infrastructure and commercial assets call for serious attention by member states. वंदे भारत ट्रेन एक बार फिर हादसे का शिकार हो गई है। गुजरात के वलसाड में वंदे भारत ट्रेन ने गाय को टक्कर मार दी। ट्रेन का अगला हिस्सा इस हादसे में टूट गया। वलसाड में अतुल स्टेशन के पास वंदे भारत ट्रेन हादसे का शिकार हुई। ये हादसा सुबह है करीब 8:17 पर हुआ। एक्सीडेंट होते ही रेल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद आधे घंटे तक ट्रेन खड़ी रही। 8:45 बजे के करीब ट्रेन को अतुल रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। वंदे भारत ट्रेन मुंबई से गांधीनगर की ओर जा रही थी। हादसे के बाद भारतीय रेलवे की तरफ से कहा गया कि वंदे भारत ट्रेन को कोई नुकसान नहीं हुआ है, केवल फ्रंट कोच यानी ड्राइवर कोच का नोज कॉर्नर कवर क्षतिग्रस्त हुआ है। इस महीने वंदे भारत ट्रेन के टकराने की ये तीसरी घटना सामने आई है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। इंडिगो विमान में कल रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दिल्ली में टेक ऑफ से ठीक पहले बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो विमान में आग लगने का मामला सामने आया है। मामले पर डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। दिल्ली एयरपोर्ट पे एक बड़ी दुर्घटना होते होते टली। ये वाकया इंडिगो की फ्लाइट 6E231 के साथ हुआ। ये दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट जो बेंगलुरु के लिए टेक ऑफ करने ही वाली थी, उसके इंजन की तरफ एक सस्पेक्टेड फायर यानी कि एक आग की लपटें दिखाई देने लगी, जिसके बाद जो पायलट था उसने फ्लाइट के टेक ऑफ को रद्द कर दिया। एयरलाइन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि टेक्निकल इशू के चलते कुछ दिक्कतें आई, जिसके बाद पायलट ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए बेंगलुरु के लिए उड़ान को रद्द किया यानी कि टेक ऑफ को रद्द किया और एयरक्राफ्ट को सुरक्षित वो बे की तरफ लेकर के गया, जहां पर सभी यात्रियों को विमान से
सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट में 177 यात्री सवार थे जिनको सुरक्षित इस फ्लाइट से बाहर निकाला गया। एयरलाइन ने इन सभी यात्रियों के लिए एक ऑल्टरनेट फ्लाइट का अरेंजमेंट किया, जो कि मध्य रात्रि तकरीबन 12:15 बजे उसने बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी। इस पूरे वाक्य को, यानी कि जब वो तेज धमाका होता है और जब आग की लपटें जैसे दिखाई देती हैं, इसको एक यात्री जो कि विमान में सवार था उसने इसको कैप्चर किया, रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पे डाला, जो बहुत तेजी से वायरल भी हो गया था। इस पूरे प्रकरण में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे दिए हैं। जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे डिटेल रिपोर्ट मांगी है। साथ ही साथ एविएशन रेगुलेटर ने भी अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हो गई है और जो भी संभावित एक्शन होगा वो जल्द लिया जाएगा। लेकिन ये यकीनन 180 से ज्यादा लोग जो कि विमान में सवार थे उनके लिए एक डरावना सपने जैसा जरूर रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके की लपटें और जो धमाका इस हवाई जहाज के साथ सुनाई दिया उससे यात्रियों में एक डर जरूर बैठा था। लेकिन बेहतर और अच्छी बात यह रही कि तुरंत ही दिल्ली एयरपोर्ट पे एक फुल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया और सभी यात्रियों को फ्लाइट के टेक ऑफ रद्द होने के बाद उनको सुरक्षित विमान से बाहर निकाल लिया और दूसरी फ्लाइट में उनको बैठा करके बेंगलुरु के लिए रवाना कर दिया गया। और दिल्ली वासियों को महंगाई का एक और झटका लगा है। लोगों को अब ऑटो रिक्शा और टैक्सी से सफर करने के लिए ज़्यादा किराया देना पड़ेगा। ऑटो रिक्शा के किराए में 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। एसी और गैर एसी टैक्सी के लिए प्रति किलोमीटर किराए में 2 रुपये और 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। एक रिपोर्ट। दिल्ली में ऑटो और टैक्सी से सफर करने वालों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। केजरीवाल सरकार ने सीएनजी की बढ़ती कीमतों के बाद ऑटो रिक्शा और टैक्सी का किराया बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार ने ऑटो रिक्शा के न्यूनतम किराए में 5 रुपए, जबकि एसी और नॉन एसी टैक्सी के लिए प्रति किलोमीटर चार्ज में 3 रुपए और 4 रुपए का इजाफा किया है। ऑटो रिक्शा का किराया पिछली बार 23 दिसंबर 2020 को बढ़ा था, जबकि टैक्सी का किराया 2013 के बाद पहली बार बढ़ा है। नई दरें लागू होने का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा है। महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही थी और उसके बाद में जो है लगातार जो है सरकार की तरफ से किराया बढ़ा जा रहा है। देखिए ये ऑटो है और यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। आप ग्राहक के तौर पर किस तरीके से देखते हैं? ऑटो का किराया बढ़ा दिया गया 5 रुपया। देखिए ठीक है, ऑटो का किराया बढ़ा दिया गया। ऑटो चालकों की डिमांड थी, सीएनजी के दाम बढ़ रहे थे, लेकिन सरकार को ओवरऑल कहीं ना कहीं महंगाई को कंट्रोल करने के रास्ते देखने चाहिए। आपने ऑटो वालों को संतुष्ट करने के लिए ऑटो के किराए बढ़ाए, अब एंड ऑफ द डे जो कंज्यूमर है उसके ऊपर वेट आएगा। महंगाई सारी चारों तरफ से बढ़ी हुई है, तो कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए महंगाई कम हो ताकि उनको भी फायदा हो, दूसरे लोगों पर भी बोझ ना आए। दिल्ली में किराया बढ़ने के बाद अब ऑटो का मीटर डाउन 25 की जगह 30 रुपए से शुरू होगा। इसके बाद प्रति 1 किलोमीटर के लिए पहले जहां 9.5 रुपए चुकाने पड़ते थे, वहीं अब 11 रुपए देने होंगे। हालांकि सरकार ने नाइट चार्ज और वेटिंग चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अच्छी बात है, बढ़ाया हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन किराया तो बढ़ा दिया, सीएनजी की दाम भी थोड़ा कम करे तभी हमारे लिए राहत होगा। वैट वगैरह कुछ कम करे दिल्ली सरकार तो अच्छा होगा। बिल्कुल अच्छा होगा जी। बढ़िया है ये तो। देखिए बहुत 8 साल हो गए थे मीटर का किराया बढ़े हुए। गैस 40 रुपए किलो थी, आज 80 रुपए हो गई। सरकार ने जो निर्णय लिया अच्छा लिया। ऑटो की तरह ही अब टैक्सी का किराया भी बढ़ाया गया है। टैक्सी का मीटर पहले 1 किलोमीटर के लिए 25 रुपए से डाउन हुआ करता था, लेकिन नई दरें लागू होने के बाद ये 40 रुपए से शुरू होगा। नॉन एसी टैक्सी का किराया 14 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 17 रुपए कर दिया गया है। ऐसे ही एसी टैक्सी का किराया 16 से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति किलोमीटर किया गया है। किराया बढ़ाने के बावजूद ज्यादातर ऑटो और टैक्सी ड्राइवर इससे खुश नहीं हैं। उनकी मांग सीएनजी के दाम कम करने और डीटीसी की फ्री बस सर्विस बंद करने की है। किराया बढ़ने से हमारे पैसेंजर तो कम होते हैं। अगर किराया ना बढ़ा करके गैस के दाम कम कर दे तो अच्छा है, क्योंकि अगर पैसे बढ़ेंगे तो फ्री में वैसी फ्री बसें चला रखी हैं, सवारी और हमारी कम हो जाएंगी, क्योंकि हर आदमी 2 पैसे बचाने के लिए निकलता है बाहर। कुछ लेडीज जो है कि बस में फ्री बस जो कर रखे हैं उसमें जाना पसंद करती है, तो फिर और भी 10% हो जाए उसमें,
तो हमारी सवारी कम हो जाएगी। तो बढ़ा तो रहे ठीक है, लेकिन लेडीज बस सेवा बंद करें और गैस का भी रेट कुछ कम करें। इसने हम लोगों की पीठ पे छुरा भोंका है। हमने इसको चंदा दे करके, केजरीवाल को चंदा दिया, जगह जगह भिखारियों की तरह पेटी रखी गई। हम लोगों ने इनको जो है कि पीठ में छुरा मारा है ने, अरे पीठ पेट एक हो गया। लेकिन इन्होंने हम लोगों के साथ हमारे लिए स्पेशल कुछ भी मत करते ये, लेकिन सिस्टम को सही रखते। किराया बेशक बढ़ा दिया गया हो, लेकिन समस्या का समाधान अब नजर नहीं आ रहा। आम आदमी की जेब तो कट ही रही है, ऑटो चालक भी इससे खुश नहीं है। ऐसे में अब केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी ने हमले भी तेज कर दिए हैं। वो कह रहे हैं पहले डीटीसी मुफ्त कर रहे हैं। मेरी जब मेट्रो का जो फेयर फिक्सेशन हुआ तो कहता है इसको भी मुफ्त कर दो। मैंने कहा इसकी भी हालत वही कर दोगे। मेट्रो की 65 लाख कोविड से पहले वो राइडरशिप थी, अब और भी बढ़ेगी। तो ये तो इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स। दिल्ली में हर मुद्दे पर सियासत हावी रहती है और अब किराया बढ़ाने को लेकर भी बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। मतलब केजरीवाल सरकार का एक और फैसला सियासी संग्राम का सबब बन गया है। पूरे दिल्ली में जो भी टैक्सी हैं और ऑटो हैं वो अपने नए रेट के हिसाब से चलेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो महंगाई का दौर चल रहा है इसमें आम आदमी को कितनी राहत मिलती है और टैक्सी ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर्स को कितनी राहत मिलती है। अब खबर अमेरिका से, जहां अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पति पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि हमलावर शुक्रवार को उनके घर में घुसाया और पति पर वार किए, जिसके चलते पॉल पेलोसी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस हमले की वजह सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।